टिप्स है मेरी तरफ से कि जब आप वेंडर असेसमेंट करा रहे हो तो किन चीजों का आपको ध्यान देना है। बहुत सारे लोगों की जो वेंडर असेसमेंट है वो फेल हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो बहुत सारे लोगों को ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ओईएम बनना है, एज अ मैन्युफैक्चरर वर्क करना है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग तो करती हैं, बट जेम पे ना जब वो लोग एज अ ओईएम वर्क करना चाहते हैं या फिर एज एन ओईएम अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो उनको ना सही प्रोसेस नहीं पता। और ये एक प्रॉब्लम ऐसी है जो हमेशा से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो जेम पे ऑटोमेटिकली एज एन ओईएम आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज एन ओईएम रजिस्टर होना है तो उसके लिए आपको वेंडर असेसमेंट करानी होती है। वेंडर असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑडिट करी जाती है राइट्स द्वारा, जिसमें वो लोग चेक करते हैं कि जो बंदा अपने आप को ओईएम बता रहा है वो वाकई में ओईएम है कि नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेम पे दो तरीके की प्रोफाइल होती है। अगर सेलर एंड से मैं बात करूं, there are two types of profile on government e-marketplace. One is buyer profile, another one is seller profile. तो बायर की तो हम लोग बात ही छोड़ देते हैं क्योंकि बायर तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल ही बन सकता है। हम लोग सेलर बन सकते हैं। अब सेलर की मैं बात करूं तो सेलर साइड से भी ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे दो तरीके की प्रोफाइल होती है। एक एज एन ओईएम, मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और आप एज अ मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करना चाहते हो। जिन लोगों को नहीं समझ में आया कि ओईएम कौन होता है तो देखिए एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप एक एक्स ब्रांड का लैपटॉप किसी दुकान वाले से लेते हो, मान लेते हैं कि एक एचपी का लैपटॉप आप किसी दुकान से लेते हो, तो वो जो दुकान वाला है वो रीसेलर है और एचपी मतलब एचपी उस प्रोडक्ट को बना रहा है, तो वो मतलब कौन हुआ? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो जिन लोगों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज एन ओईएम वर्क करना है उनको अपने लिए क्या करना होता है? वेंडर असेसमेंट करानी होती है और उसके बाद वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज एन ओईएम वर्क कर पाते हैं। जितने भी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पहले रीसेलर रजिस्ट्रेशन होते हैं और फिर अगर आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज अ मैन्युफैक्चरर वर्क करना है तो आपको वेंडर असेसमेंट करानी होती है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि वेंडर असेसमेंट बेसिकली है क्या, कौन कौन वेंडर असेसमेंट करवा सकता है, कौन कौन एज एन ओईएम जेम पे वर्क कर सकता है और कौन कौन एज अ ओईएम अगर जो लोग करना चाहते हैं तो किसके लिए वेंडर असेसमेंट एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है। तो ये जो मेरी वीडियो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज अ ओईएम रजिस्टर हो सकते हैं और इस वेंडर असेसमेंट में क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस इसमें इंक्लूड है, कितने फीस लगने वाली है और किस तरीके से ये वेंडर असेसमेंट परफॉर्म किया जाता है। ये वीडियो आपको इन डेप्थ नॉलेज उसके बारे में देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के एजेंडा की कि ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है। सबसे पहले है आपको वेंडर असेसमेंट के बारे में बताना कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वेंडर असेसमेंट क्या है और जब आप वेंडर असेसमेंट से गुजरते हो तो किन किन स्टेजों का आपको सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेंडर असेसमेंट, मतलब अगर आप वेंडर असेसमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर करा रहे हो और आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोगों की अलग अलग तरीके से होती है। कई लोग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कई लोग असेंबली करते हैं, कई लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप की मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज एन ओईएम रजिस्टर कर सकती हैं। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है, अगर आप वेंडर असेसमेंट कराने जाओगे तो किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है जो आपको चाहिए होंगे जेम पे वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद है असेसमेंट स्टेजेस। जेम पे जब आप वेंडर असेसमेंट कराते हो तो असेसमेंट के दो स्टेजेस हैं, डेस्कटॉप असेसमेंट और वीडियो असेसमेंट। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि डेस्कटॉप असेसमेंट क्या होता है और वीडियो असेसमेंट क्या होता है और उनमें क्या क्या टेक्निकलिटीज होती हैं। उसके बाद है कितनी फीस और कितने चार्जेस आपको देने पड़ेंगे इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप वेंडर असेसमेंट करा रहे हो तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी जो वेंडर असेसमेंट है वो इजीली आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर करवा पाओ और अपने आप को एज अ ओईएम रजिस्टर कर पाओ।
सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू वेंडर असेसमेंट। अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वेंडर असेसमेंट करा रहे हो तो वेंडर असेसमेंट क्या है? देखिए, वेंडर असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि जेम वेरीफाई करता है कि अगर जो भी ओईएम अपने आप को बता रहा है वो वाकई में ओईएम है कि नहीं है। ऐसे तो हर कोई इंसान ओईएम पैनल ले लेगा, हर कोई अपने आप को मैन्युफैक्चरर बताएगा और एज अ ओईएम वर्क करने लग जाएगा। लेकिन आप जेम पे एज एन ओईएम तभी वर्क कर पाते हो जब आप वेंडर असेसमेंट प्रोसेस से गुजर जाते हो और जेम वेरीफाई कर लेता है कि वाकई में जो बंदा अपने आप को ओईएम बता रहा है या फिर जो कंपनी अपने आप को ओईएम बता रही है वो वाकई में ओईएम है कि नहीं है। तो वेंडर असेसमेंट क्यों जरूरी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर करवाना? अगर आपको एज अ ओईएम वर्क करना है या फिर एज एन ओईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करना है तो आपको वेंडर असेसमेंट कराना जरूरी है, तभी आप एज एन ओईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर पाते हो। अदरवाइज आप भी एज अ रीसेलर ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे वर्क करोगे। अब कौन इसे कंडक्ट करता है? कंडक्टेड बाय राइट्स। राइट्स की जो फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ओवरसीज द असेसमेंट। मतलब राइट्स वो गवर्नमेंट बॉडी है जो इस पूरे असेसमेंट को कंडक्ट करती है और इसे चेक करती है, मतलब ऑडिट करती है, और ये वेंडर असेसमेंट का जो पूरी प्रक्रिया है राइट्स द्वारा करी जाती है। इस ईयर से पहले की बात करूं, जनवरी से पहले की बात करूं तो इसे क्यूसीआई करती थी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, बट अभी इसे राइट्स ने टेक ओवर कर लिया है और राइट्स ही इस पूरे असेसमेंट को कंडक्ट करती है। उसके बाद है क्वालिटी कॉम्प्लायंस एश्योरेंस। मतलब कि वेंडर असेसमेंट क्यों कराना होता है? बेसिकली अगर कई लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भैया हम तो मैन्युफैक्चरर हैं, हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, प्रोडक्ट भी हम बना रहे हैं, तो हमें ये कराना क्यों जरूरी है? तो देखिए, ये वेंडर असेसमेंट जो क्या करता है, इंश्योर करता है दैट द प्रोडक्ट फॉर गवर्नमेंट मीट एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। देखिए, जेम ने क्या कर रखा है, जितने भी प्रोडक्ट है ना उनको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है और हर एक कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिकेशन बना रखी है। अब उस स्पेसिफिकेशन को ना सारे ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। सबसे फीडबैक लिया गया है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से फीडबैक लिया गया है, जो बड़े बड़े ओईएम्स हैं उनसे फीडबैक लिया गया है और कंज्यूमर से फीडबैक लिया गया है और उसमें जो स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये उद्देश्य है चेक करना कि जो भी ओईएम, मतलब अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज एन ओईएम वर्क करने जा रहे हो तो जो गवर्नमेंट की कैटेगरी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, मतलब जेम पे जो कैटेगरीज बनी हुई है आपके प्रोडक्ट की और उसमें जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जेम ने डिक्लेयर करी हैं, आप वो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बना रहे हो कि नहीं बना रहे। अगर आप बना रहे हो तभी आप जेम पे एज एन ओईएम रजिस्टर कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप नहीं बना रहे हो, मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कोई टेस्ट रिपोर्ट मैंडेटरी है बट आपके पास नहीं है, तो आप एज एन ओईएम रजिस्टर नहीं कर पाओगे। अगर कोई कैटेगरी ऐसी है जिसमें बीआईएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है बट आपके पास बीआईएस नहीं है, तो आप अपने आप को एज एन ओईएम रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट बोलूं तो जेन्युइनिटी चेक करना है कि वाकई में आप उस प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस या फिर जेम गाइडलाइंस बना रहे हो कि नहीं बना रहे। 2 असेसमेंट स्टेजेस, ये जो वेंडर असेसमेंट है 2 पार्टों में होता है, जैसे मैंने बताया, डेस्कटॉप असेसमेंट फॉलोड बाय वीडियो असेसमेंट। देखिए, सबसे पहले जो स्टेज होती है डेस्कटॉप असेसमेंट होता है। डेस्कटॉप असेसमेंट में हमें अपनी कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जिसमें कि हमें बताना होता है कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, बनाने में कौन कौन सी मशीनरी यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है। इन शॉर्ट ये बोलूं तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें सबमिट करने होते हैं। उसके बाद वीडियो असेसमेंट होता है। वीडियो असेसमेंट में वेरीफाई किया जाता है कि जो भी आपने डिटेल्स फर्निश करी हैं डेस्कटॉप असेसमेंट में वो आपके पास है कि नहीं है। इस प्रोसेस को पास करने के बाद वेंडर असेसमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है और एक रिपोर्ट राइट्स द्वारा जनरेट करी जाती है और बताया जाता है कि आप ओईएम है कि नहीं है या फिर आपकी कैटेगरीज वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ जेम वेंडर असेसमेंट। इससे मेनली मेरा बोलना यह है कि बेसिकली किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज एन ओईएम रजिस्टर कर सकती है। देखिए, सबसे पहले आता है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग से मतलब यह है कि देखिए, आपके पास एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर आप एक ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जहां पे उस प्रोडक्ट को बनाने की पूरी प्रक्रिया आप अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में परफॉर्म कर रहे हैं और सारी मैन्युफैक्चरिंग आप खुद ही कर रहे हैं, तो आप इस वेंडर असेसमेंट को कंप्लीट करा के एज एन ओईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग।
देखिए काफी सारे केसेस में ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है वो किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को आउटसोर्स कर देता है। तो देखिए उस केस में होता क्या है, उस केस में वेंडर असेसमेंट आपको करानी होती है। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर भी हैं, बट जो मैन्युफैक्चरिंग की जो पूरी प्रोसेस है या फिर जो उस प्रोडक्ट को बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो उन्होंने किसी दूसरी कंपनी को, थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर रखा है और वो कंपनी उनको क्या कर रही है, उस प्रोडक्ट को बना के दे रही है, बट उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग या फिर एज अ मैन्युफैक्चरर कौन है, वो ए कंपनी है। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में बेसिकली दोनों कंपनीज के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है जिसमें सारी ही चीजें रिटर्न में लिखी होनी चाहिए आपके पास कि बेसिकली प्रोडक्ट बना कौन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसकी है, प्रोडक्शन किसकी है, ब्रांड किसका है, प्रोडक्ट बेसिकली किसको बिलोंग करता है, ये सारी चीजें रिटर्न में होनी चाहिए। और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज एन ओईएम रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आता है असेंबली यूनिट। अब असेंबली यूनिट से ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होती है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर एक प्रोडक्ट है उसमें अगर वो स्पेयर पार्ट्स सारे ही डिफरेंट जगह से प्रोक्योर कर लेंगे और उसकी असेंबली यूनिट दिखा देंगे तो वो जेम पे एज एन ओईएम रजिस्टर कर पाएंगे। देखिए असेंबली यूनिट से ना यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे मैं अगर डेस्कटॉप की बात करूं तो डेस्कटॉप में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता। जैसे कि आपके मैं बात करूं कि मदरबोर्ड हर एक कंपनी नहीं बना रही, प्रोसेसर हर एक कंपनी नहीं बना रही। अब एक डेस्कटॉप जब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें विंडोज हर एक कंपनी नहीं बना रही जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसे क्रिटिकल पार्ट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि नॉर्मली आप बाहर से ही प्रोक्योर करोगे और उस प्रोडक्ट को बनाने का जो ओरिजिनल वे है वो वही है कि मतलब आप दो चार कंपोनेंट्स या फिर दो चार जो मटेरियल है वो आप बाहर से प्रोक्योर करके ही असेंबली करके कर सकते हो। आपके पास पूरी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं कि यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म में आप स्टिचिंग कर रहे हो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म बना रहे हो, होलोग्राम बना रहे हो, पूरी डिजाइनिंग कर रहे हो, लेकिन आप कपड़ा तो नहीं बना रहे ना, कपड़ा तो टेक्सटाइल में बन रहा है। तो उस तरीके की जो असेंबली यूनिट है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज अ ओईएम रजिस्टर कर सकती है। उसके बाद आता है फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग। फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग किनके लिए एप्लीकेबल है कि देखिए एक मान लीजिए कि आउट ऑफ इंडिया की कोई कंपनी ऐसी है जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज एन ओईएम रजिस्टर कर सकती है या फिर करना चाहती हैं। तो उस केस में ना देखिए रूल क्या कहता है, जेम की गाइडलाइंस क्या कहती हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू जेम गाइडलाइंस जेम पे कौन रजिस्टर कर सकता है, इंडिया में रजिस्टर्ड एंटिटी ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर सकती है, चाहे वो रीसेलर हो या फिर ओईएम हो। तो उस केस में क्या होता है, देखिए उस केस में ये हो सकता है कि जो भी फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में किसी भी एक कंपनी को एज अ डीम्ड ओईएम बना सकती है, या फिर अगर उनकी कोई सिस्टम पर्सन इंडिया में अवेलेबल है तो वो उनको राइट्स दे सकते हैं जेम पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज एन ओईएम वर्क करने के लिए। तो उसे डीम्ड ओईएम बोला जाता है। अगर मैं जेम की लैंग्वेज में बोलूं तो उसे डीम्ड ओईएम बोला जाता है। तो डीम्ड ओईएम बेसिकली वहां पे एप्लीकेबल है कि आप इंडिया में अवेलेबल हो बट आपकी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आउट ऑफ इंडिया है। इस केस में वेंडर असेसमेंट होती है। वेंडर असेसमेंट में डेस्कटॉप असेसमेंट में डॉक्यूमेंट्स कुछ आपकी कंपनी के जाएंगे, कुछ आपकी फॉरेन कंपनीज के जाएंगे, और जो वीडियो असेसमेंट है वो जहां पे भी वो फॉरेन कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहीं पे होती है, और इसको पास करने के बाद ही आप वर्क कर पाते हैं एज एन ओईएम। और जो ओईएम के राइट्स मिलेंगे वो उस कंपनी को मिलेंगे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और जेम पे उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई है। उसके बाद आगे चलते हैं और समझते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है, मतलब डेस्कटॉप असेसमेंट जो है, डेस्कटॉप असेसमेंट जब आप कराते हो तो किन चीजों से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, या फिर जब राइट्स उस असेसमेंट को करती है तो किन चीजों से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं। सबसे पहला है प्रोसेस कैपेबिलिटी। फॉलो डायग्राम्स इलस्ट्रेटिंग द जर्नी फ्रॉम ऑर्डर प्लेसमेंट टू फाइनल डिलीवरी आर क्रूशियल फॉर असेसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मतलब आपको अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे रिलेटेड प्रॉपर एक फ्लो डायग्राम बना के देना होता है
कि किस तरीके से आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्क करती है और प्रोडक्ट बनने से लेकर डिस्पैच तक आप किन किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हो और किस तरीके से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो। दूसरा है प्रोडक्शन कैपेसिटी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन मशीनरी, मंथली प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स एड्स इन इवैल्यूएटिंग द वेंडर्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। मतलब आप कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हो, उनको बनाने में कौन कौन सी मशीनरी यूज कर रहे हो, मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कितना है, रॉ मटेरियल आप किससे ले रहे हो, इनकी डिटेल्स भी आपको वेंडर असेसमेंट डेस्कटॉप स्टेज में देनी पड़ती है। उसके बाद है क्वालिटी एश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन प्लान्स इज वाइटल टू इंश्योरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई क्वालिटी कॉम्प्लायंस की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि BIS सर्टिफिकेट है जो कि आपके प्रोडक्ट में मैंडेटरी है, तो वो सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अब उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी स्टैंडर्ड, मतलब जो भी प्रोसीजर गवर्नमेंट द्वारा सेट करे गए हैं, तो वो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, वो फॉलो कर रहे हो तो ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो एक अच्छा निकल के आएगा और जो क्वालिटी होगी उस प्रोडक्ट की वो कंसिस्टेंट रहेगी और गवर्नमेंट के पास भी एक अच्छा प्रोडक्ट आप आगे जाके जब एज अ OEM वर्क करोगे तो उसे पहुंचाओगे। उसके बाद आप लोगों को किससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, टेरिटरी ऑफ ऑपरेशन, परचेज ऑर्डर्स फ्रॉम वेरियस लोकेशंस प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द वेंडर्स रीच एंड ऑपरेशनल स्कोप। आपको यह भी बताना होता है कि आप कहां पे डील कर रहे हो। अगर आप बताते हो कि हम लोग पैन इंडिया डील कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आपको हर एक रीजन से, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, हर रीजन से रिलेटेड आपको पास्ट जो अपने एक्सपीरियंस है उसका प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप परचेज ऑर्डर या फिर जो भी बिल्स आपने वहां पे बिल किए होंगे उनका प्रूफ आप दे सकते हो। इससे राइट्स को यह पता लगता है कि आप इंडिया में कहां पे ऑपरेशनल हो या फिर कहां पे वर्क कर रहे हो और कहां पे आप आगे जाके काम कर सकते हो। तो इसका प्रूफ भी आपको एट द टाइम ऑफ डेस्कटॉप असेसमेंट देना पड़ता है। उसके बाद है सप्लायर डिटेल्स एंड मॉनिटरिंग, मेंटेनिंग सप्लायर डिटेल्स एंड मॉनिटरिंग देयर परफॉर्मेंस इज एसेंशियल फॉर वेंडर रिलायबिलिटी एंड मैनेजमेंट। देखिए, आपको यह भी बताना होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो और उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है वो आप किन सप्लायर से ले रहे हो, उनकी डिटेल्स भी आपको जेम को प्रोवाइड करानी होती है एट द टाइम ऑफ वेंडर असेसमेंट, मतलब कि डेस्कटॉप असेसमेंट में उसके डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। उसके बाद है रिजेक्टेड मटेरियल हैंडलिंग, एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग रिजेक्टेड मटेरियल्स, इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजेबल और रिप्रोसेसिंग, मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसमें आपको बताना होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट, मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक टेबल बनता है। अब जब आप टेबल बना रहे थे तो टेबल को बनाते वक्त आपकी जो भी लेबर है या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें किसी से कोई एरर हो गया और वो टेबल ऐसा बन गया जो कि किसी काम का नहीं है, तो उस टेबल का आप क्या करते हो, उसको आप डिस्पोज कर देते हो या फिर किसी जो स्क्रैप वेंडर होता है उसको दे देते हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप उसे दोबारा से रीप्रोसेस करते हो, रिसाइकिल करते हो। तो जो भी प्रोसेस आप करते हो उसका जो भी प्रोसीजर है आपकी कंपनी का, वो आपको डॉक्यूमेंट पे राइट्स को देना होता है और बताना होता है कि रिजेक्टेड मटेरियल को आप किस तरीके से हैंडल करते हो। उसके बाद है कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडलिंग, effective procedure for addressing customer complaints, demonstrate commitment to customer satisfaction and continuous improvement। आपको यह भी बताना होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच रहे हो या फिर कल को जेम पे बेचने वाले हो, तो अगर उसमें कोई कंप्लेन आती है तो उसके लिए आपने क्या प्रोसेस बना रखा है और उन कंप्लेंट्स को आप किस तरीके से हैंडल करोगे इन फ्यूचर में, वो भी आपको डेस्कटॉप असेसमेंट में राइट्स टीम को बताना होता है। सेफ्टी स्टैंडर्ड कॉम्प्लायंस, adherence to safety standards through documented SOPs promotes a secure working environment and product integrity। तो ये भी आपको बताना होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए आपने कुछ SOPs बना रखी है या फिर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स बना रखे हैं जो कि मेक श्योर करते हैं कि जो वो प्रोडक्ट आपका बने वो हमेशा अच्छा बने और कंज्यूमर के लिए एक रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट आप कल को डिलीवर करो। वारंटी डॉक्यूमेंट्स, providing sample warranty document showcases the vendor's commitment to product reliability and after sale support। देखिए,
वारंटी डॉक्यूमेंट्स मतलब है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसमें कोई मतलब वारंटी एप्लीकेबल है, जिसमें आप किसी प्रोडक्ट की 1 साल 2 साल 3 साल की वारंटी देते हो, तो उससे रिलेटेड आपको प्रूफ भी राइट्स टीम को प्रोवाइड कराना होता है, जो कि बताता है कि आप कितने टाइम की वारंटी आगे कस्टमर को प्रोवाइड कराने वाले हो अगर आपसे कोई भी प्रोक्योरमेंट करता है। लास्ट जो पॉइंट है हमारा डेस्कटॉप असेसमेंट से रिलेटेड, दैट इज R&D इंफॉर्मेशन, मतलब R&D सेंटर इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ R&D सेंटर एग्जिबिट इनोवेशन कैपेबिलिटीज एंड कमिटमेंट टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए, अगर आपके पास ऐसी कोई यूनिट है जहां पे आप R&D भी करते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, जो कि आपके प्रोडक्ट को आगे जाके बेहतर बनाए और आपकी कंपनी को आगे लेके जाए, तो उसके बारे में भी आपको जेम को बताना होता है। अगर आपके पास R&D सेंटर नहीं है तो आप सिंपल उसे नो भी कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी R&D सेंटर नहीं है, और उसके रिलेटेड आपको डिक्लेरेशन देनी होती है। तो मेनली ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, या फिर इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको डेस्कटॉप असेसमेंट में देने होते हैं, जिसमें कि आ जाता है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड मशीनरी कौन सी यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कितना है, रॉ मटेरियल आप किससे ले रहे हो, आपके पास आपकी कंपनी से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वालिटी सर्टिफिकेट या फिर कुछ ऐसे सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखे हैं, वो आपके पास है कि नहीं है। एक आपको अपनी कंपनी का एक पूरा जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बना के देना होता है कि आपकी कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, कस्टमर को आप किस तरीके से हैंडल करोगे अगर कोई कल को कोई कंप्लेन आती है, या फिर आप जो मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो। तो इस तरीके से आपको डेस्कटॉप असेसमेंट में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड सारे ही डॉक्यूमेंट्स बना के देने होते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि कुछ भी नया नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप अपनी कंपनी में डे टू डे एक्टिविटीज में परफॉर्म कर रहे हो, बस फर्क इतना है कि ये सारी आपको रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करके जेम टीम को देनी होती है, राइट्स टीम को देनी होती है। आगे चलते हैं कि वीडियो असेसमेंट में क्या होता है और उसमें किस चीजों का आपको ध्यान देना है, उसमें समझते हैं कि क्या क्या टेक्निकलिटीज राइट्स के द्वारा फोकस किया जाता है। उसके बाद समझ लेते हैं कि वीडियो असेसमेंट प्रोसेस में बेसिकली क्या क्या टेक्निकलिटीज है और राइट्स किन बातों पे ध्यान देता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में नॉर्मली जब आप वीडियो स्टार्ट होती है तो आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हो और अपनी कंपनी या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो जिस भी प्रोडक्ट की, उसके बारे में आप उनको बताते हो। उसके बाद है क्वेरी एंड आंसर सेशन, इंटरेक्टिव सेशन अलाउइंग वेंडर टू क्लैरिफाई डाउट्स एंड प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब आप जो भी एसेसर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जो कि आपके डेस्कटॉप असेसमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, वो आपको बताना होता है एट द टाइम ऑफ वीडियो असेसमेंट। एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर, मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट आप बना रहे हो उससे रिलेटेड आपने जहां पे भी रॉ मटेरियल रखा हुआ है उसके लिए अगर कोई स्पेशल आपने स्टोर बना रखा है तो उसकी एग्जामिनेशन भी राइट्स द्वारा करी जाती है वीडियो असेसमेंट में। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्रोसेस एग्जामिनेशन, जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, जिसका मतलब वीडियो असेसमेंट का मेन मोटिव ही यही है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चेक करना कि आप वाकई में उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हो कि नहीं हो, और उस प्रोडक्ट को आप बना भी रहे हो कि नहीं बना रहे। एविडेंस फोटोग्राफी सेशन, तो इस पूरे वीडियो असेसमेंट में जो राइट्स की टीम है वो क्या करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, जिसके बिहाफ पे वो आगे जाके रिपोर्ट जनरेट करती है, जो कि डिसाइड करता है कि आप OEM हो कि नहीं हो। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो वीडियो असेसमेंट है ये एक जियो टैगिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, जहां पे आपकी लोकेशन भी ट्रेस की जाती है। वो लोग चेक करते हैं कि जो भी GST इनमें एड्रेस मेंशन्ड है या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंटेड एड्रेस है वहीं पे वो वीडियो असेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। कोई भी वीडियो आपको रिकॉर्ड करके नहीं देनी होती, लाइव सेशन होता है, एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती है, उसके थ्रू ही ये सारा असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है। एक नजर डाल लेते हैं कि जब आप सेकंड स्टेप मतलब वीडियो असेसमेंट करा रहे होते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। एंड्रॉइड फोन आपके पास होना चाहिए, एप्पल या फिर iOS ऑपरेटिंग फोन जो है उनके थ्रू आप ये इस वेंडर असेसमेंट को कंडक्ट नहीं कर सकते, वीडियो असेसमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते। आपके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए इस असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा है ऑडियो इक्विपमेंट, आपके पास एक
हेडफोन या फिर जिसे मतलब ब्लूटूथ, आपके पास ऐसे हेडफोन होने चाहिए जिससे कि प्रॉपर कनेक्टिविटी आपके बीच में और असेसर के बीच में बनी रहे, और कोई भी कम्युनिकेशन गैप या फिर कुछ ऐसा गैप ना हो जिसकी वजह से आपको कुछ ना सुनाई दे और उनको कुछ ना सुनाई दे। इसके लिए आपके पास एक ऑडियो इक्विपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाए। ऐप इंस्टॉलेशन, जेम की तरफ से जो भी ऐप आपको प्रोवाइड कराई जाती है इस वीडियो असेसमेंट के लिए, उसे आप पहले से ही अपने फोन में इंस्टॉल करके रखें ताकि ये जो प्रोसेस है इजीली हो पाए। उसके बाद है इंटरनेट कनेक्शन। एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि ये पूरा प्रोसेस एक वीडियो असेसमेंट के थ्रू असेस होने वाला है और आपकी कंपनी का फ्यूचर, मतलब आप एज अ ओईएम जेम पे वर्क कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये वीडियो कॉल ही डिसाइड करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक हाई स्पीड इंटरनेट हो जो कि कल को प्रॉब्लम ना करे, आपकी इस असेसमेंट में कहीं पे भी बाधा ना बने। दूसरा है साइट कंडीशन चेक। Ensuring the manufacturing site operational state is essential for a smooth assessment experience। मतलब कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी साइट को आप असेसमेंट करवाने वाले हो और आप उसमें देख लो कि जो भी प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट करे हैं या फिर जो भी आपने क्राइटेरिया बताया है अपनी मैन्युफैक्चरिंग का, आप मेक श्योर करें कि वो सारे ही प्रोसीजर आपकी कंपनी में फॉलो हो रहे हो और वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी डेस्कटॉप असेसमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रही हो। मैनेजर अवेलेबिलिटी, मतलब असेसमेंट के दौरान वैसे तो कोई एक पर्सन, मतलब या तो आप खुद भी इस असेसमेंट को कर सकते हैं, मतलब अगर आप मैनेजर, आप डायरेक्टर हैं या फिर आप उस कंपनी को ओन करते हैं तो आप खुद भी इस असेसमेंट को ड्राइव कर सकते हैं, या फिर आप किसी एक ऐसे पर्सन को आगे कर सकते हैं जिसको नॉलेज हो पूरे ही प्रोसेस का और वो असेसर के रिस्पॉन्स को, मतलब असेसर के जो क्वेश्चन है उनको ठीक से रिस्पॉन्स कर पाए। तो ये बोला गया है कि मतलब जो भी बंदा आपकी तरफ से, मतलब आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हर एक प्रोडक्ट की, हर एक क्वेश्चन की, ताकि असेसर अगर कोई क्वेश्चन पूछे या फिर आपके डेस्कटॉप असेसमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे या फिर आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर ठीक से कर पाओ। उसके बाद लास्ट और सबसे जो मेन पॉइंट जो कि मैंने हमेशा से देखा है ना कि क्या होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो वेंडर असेसमेंट है वो फेल हो जाती है, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आपके पास वो सारे ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि उस कैटेगरी की, मतलब जिस भी प्रोडक्ट को आप वेरीफाई करा रहे हो उसकी जो कैटेगरी है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स जेम ने मैंडेटरी कर रखे हैं, अगर वहां पे लिखा हुआ है कि टेस्ट रिपोर्ट मैंडेटरी है इस कैटेगरी में सेल करने के लिए, तो आपके पास अपने प्रोडक्ट की टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि आईएसआई मैंडेटरी है तो आईएसआई होना चाहिए। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि बीआईएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है इस कैटेगरी में सेल करने के लिए तो बीआईएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं है तो मेरा ये सजेशन है कि आप वेंडर असेसमेंट के लिए ना जाएं, पहले अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें और फिर इस प्रोसेस में आगे आप बढ़ें। तो ये कुछ बातें थी जिनका आपको ध्यान देना है वीडियो असेसमेंट के दौरान। आगे चलते हैं, समझते हैं कि और भी क्या क्या टेक्निकलिटीज इस वेंडर असेसमेंट में बाकी है। उसके बाद लास्ट में ना ये कुछ टिप्स है मेरी तरफ से कि जब आप वेंडर असेसमेंट करा रहे हो तो किन चीजों का आपको ध्यान देना है एट द टाइम ऑफ वीडियो असेसमेंट। सबसे पहला है यहाँ पे प्रॉपर एरिया डिमार्केशन, मतलब जब भी आप वेंडर असेसमेंट करा रहे हो तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अच्छे से लेबल कर लो। अगर कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिख दो, कहीं पे स्टोर रूम है तो वहां पे स्टोर रूम का टैग लगा दो, कहीं पे अगर फायर एक्सटिंग्विशर रखा है तो वो सेफ्टी से रिलेटेड, मतलब जो भी साइनेजेस रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी कंपनी में ठीक से करके रखो। टैगिंग ऑफ सेक्शन, स्टोर्स, रैक्स एंड डिपार्टमेंट्स, अगेन वही है कि अगर जो भी यूनिट्स हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, चाहे वो स्टोर हो, रैक्स हो, उनको ठीक से आप लेबल करके रखें और उनको अच्छे से टैगिंग आप करके रखें। फायर सेफ्टी एंड कोविड-19 प्रिकॉशंस, देखिए फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस हैं उससे रिलेटेड जो साइनेजेस हैं वो आपकी कंपनी में लगे होने चाहिए। जैसे कोविड-19 से रिलेटेड पहले जब भी कोविड था तो उससे रिलेटेड भी जेम ने ये मैंडेटरी कर रखा था कि आपके पास जो भी मतलब कोविड-19 की जो प्रिकॉशंस हैं वो भी आपकी कंपनी में होने चाहिए।
फिलहाल अभी आपको फायर सेफ्टी या फिर कुछ आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी है या फिर ऐसी सेफ्टी है जो कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखी है, तो आपको ध्यान देना है कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट वो आपकी कंपनी में ठीक से फॉलो हो रही हो। स्टाफ मस्ट रिटेन आईडी कार्ड्स, आपकी जो स्टाफ है उनके पास अगर आईडी कार्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, ये हेल्प करता है आपकी कंपनी को अच्छी क्रेडिबिलिटी दिलाने में। उसके बाद इंश्योर मोबाइल फोन्स आर चार्ज, जो भी वीडियो असेसमेंट करवा रहा है वो इंश्योर करे कि उसका जो फोन है वो फुली चार्ज हो, ऐसा ना हो कि हाफ चार्जिंग हो या फिर कम चार्जिंग हो और वीडियो असेसमेंट आधे में ही अधूरा रह जाए। यूज ईयरफोन्स फॉर कन्वर्सेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप ईयरफोन यूज कर सकते हो ताकि एक बेटर कन्वर्सेशन हो आपके बीच में और असेसर के बीच में और कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो। एंश्योर गुड नेटवर्क कवरेज एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो जब भी आपका वीडियो असेसमेंट होने वाला है तो आप पहले चेक कर लें कि आपके एरिया में अच्छी कनेक्टिविटी हो। अगर आप एग्जांपल लूं, अगर आप एक एयरटेल यूजर हैं और अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे एयरटेल की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो आप किसी ऐसे सिम कार्ड का यूज करें जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, या फिर आपको ऐसा ध्यान देना है कि आप जहां पे वीडियो असेसमेंट करा रहे हैं वहां पे वाईफाई या फिर इंटरनेट अच्छे से अवेलेबल हो, ताकि जब भी आप वीडियो असेसमेंट कराएं तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको ना आए और इजीली आप अपना वेंडर असेसमेंट कंप्लीट कर लें। तो ओवरऑल जब भी आप वेंडर असेसमेंट कराते हो ना, तो बेसिकली इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है जो कि मैंने इस वीडियो में बताई, जो कि मेनली है आपका डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि डेस्कटॉप असेसमेंट में जब भी आप कराओ या फिर डेस्कटॉप असेसमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करो वो आपके सही हो और जो भी जो भी आपसे डिमांड करे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो और सही सही डॉक्यूमेंट सबमिट करो। वीडियो असेसमेंट जब आप कराओ तो आपको ध्यान देना है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ठीक से फंक्शनल हो, ठीक से ऑपरेशनल हो, साफ सुथरी दिखाई दे, सारी लेबलिंग उसमें ठीक से हो, आपकी मशीनरी सारी ठीक से चल रही हो और उनको ठीक से लेबल किया गया हो, कहीं पे सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने तो वो ठीक से फॉलो करे गए हो एट द टाइम ऑफ वीडियो असेसमेंट। स्टाफ प्रिपरेशन, जब भी आप वेंडर असेसमेंट करवा रहे हैं तो आप एक बार अपने स्टाफ को भी ब्रीफ कर दें इस वेंडर असेसमेंट प्रोसेस के बारे में। कभी ऐसा हो सकता है कि उनसे भी कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाए, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जो भी उनको हैंडल करना होता है, जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है वही इसको पूरा ड्राइव करता है। बट अगर आप इनकेस अगर कभी वीडियो असेसमेंट करा रहे हैं और किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए, आपके स्टाफ को एक्सप्लेन करना पड़ जाए, तो आप उन्हें बता के रखें कि ऐसा भी हो सकता है और उनको भी इस वेंडर असेसमेंट के बारे में नॉलेज दें ताकि उनको भी पता रहे कि वो किस प्रोसेस से आगे जाके गुजरने वाले हैं। दूसरा मैंने आपको बताया ही है कि टेस्ट कनेक्टिविटी इन एडवांस की आपको ये भी देखना है कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर हो, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो और कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो वेंडर असेसमेंट के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वेंडर असेसमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करता है, क्या क्या स्टेजेस इसमें होते हैं और किन किन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और आप भी चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो लेके आऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।